क्या हो अगर आपको एक ऐसा वीडियो मिले जो किसी की मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया हो। एक ऐसा वीडियो जिसमें लोग जान बचाने के लिए जिंदा केकड़े और कीड़े खाने पर मजबूर हो गए थे। एक ऐसा वीडियो जो एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाता है जिसे दुनिया को कभी नहीं जानना चाहिए था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही वीडियो की, एक ऐसे कैमरे की जो 8 महीने तक समंदर में भटकने के बाद मछुआरों के हाथ लगा। जब उस कैमरे की फुटेज को रिकवर किया गया तो उसमें 212 दिनों का एक ऐसा खौफनाक सच कैद मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यह कहानी है प्रोजेक्ट एबिस की, एक एम्बिशियस डॉक्यूमेंट्री टीम जिसका मकसद था अंडमान सागर के पास गुमनाम जहाजों के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना। इस टीम को लीड कर रहे थे भारत के माने हुए मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर वर्मा। उनके साथ थी माया, एक तेज तरार मरीन बायोलॉजिस्ट, रोहन एक जीनियस टेक एक्सपर्ट और आरव एक अनुभवी कैमरामैन जिसकी आंखों से हम ये पूरी कहानी देखने वाले हैं। उनके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड उपकरण थे, सैटेलाइट फोन थे और हफ्तों का राशन था। उनका मिशन पूरी तरह से प्लान किया हुआ था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो जिस जगह पर जा रहे थे वो दुनिया के नक्शे पर तो थी, लेकिन कुदरत के किसी भी नियम को नहीं मानती थी। कई हफ्तों की रिसर्च के बाद उन्हें एक ऐसे द्वीप के बारे में पता चला जिसका जिक्र पुराने समुद्री नक्शों में तो था, लेकिन आज के सैटेलाइट मैप्स पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। स्थानीय मछुआरे उस जगह को साइलेंट आइलैंड या चुप टापू कहते थे और वहां जाने के नाम से भी कांपते थे। उनका कहना था कि जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम के लिए यह डर नहीं बल्कि एक चुनौती थी। उन्हें लगा कि शायद इसी द्वीप के आसपास उन्हें सदियों पुराने जहाजों का मलबा मिलेगा। 15 मार्च 2022 को उन्होंने अपनी नाव से उस अनजान द्वीप की ओर अपना सफर शुरू किया। आरव के कैमरे में कैद पहले कुछ घंटों के फुटेज में टीम का जोश और उत्साह साफ नजर आ रहा था। वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और अपनी आने वाली खोज को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह हंसी बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली थी और उनके सपने एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में। जैसे ही उनकी नाव उस द्वीप के किनारे लगी, आरव ने कैमरा घुमाया और द्वीप का पहला शॉट लिया। देखने में वो किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा शैतानी राज छिपा था जो उनकी टीम के 4 सदस्यों को एक एक करके निगलने वाला था। द्वीप पर कदम रखते ही टीम ने अपना बेस कैंप बनाना शुरू कर दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। रोहन ने सैटेलाइट डिश और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना शुरू किया। माया द्वीप के अजीबोगरीब पेड़ पौधों के सैंपल लेने लगी और डॉक्टर वर्मा अपने पुराने नक्शों से उस जगह का मिलान करने लगे। आरव ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। फुटेज के दूसरे दिन की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन दोपहर होते होते कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। वीडियो में रोहन परेशान नजर आ रहा है। वो बार बार अपने लैपटॉप को देख रहा है और डॉक्टर वर्मा को बुलाता है। वो कहता है, सर अजीब बात है, हमारा जीपीएस काम नहीं कर रहा, सैटेलाइट से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। डॉक्टर वर्मा इसे एक सामान्य तकनीकी खराबी मानते हैं और उसे सिस्टम को रीबूट करने के लिए कहते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद भी हालात वैसे ही थे। अब न सिर्फ जीपीएस बल्कि उनके सैटेलाइट फोन ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो पूरी दुनिया से कट चुके थे। शाम होते होते एक और डरावनी घटना हुई। डॉक्टर वर्मा ने अपना मैग्नेटिक कंपास निकाला ताकि वो अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सके, लेकिन कंपास की सुई किसी नाचे वाली लड़की की तरह गोल गोल घूम रही थी। वो किसी एक दिशा में रुक ही नहीं रही थी। ये देखकर एक वैज्ञानिक के तौर पर डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गईं। एक ऐसा द्वीप जहां न जीपीएस काम करता है, न सैटेलाइट फोन और न ही कंपास। ये किसी भी नाविक के लिए सबसे बुरे सपने जैसा था। उन्हें एहसास हो गया था कि वो फंस चुके हैं। अब उनके पास बाहर की दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कैमरे के रिकॉर्डिंग में उस रात का माहौल बेहद तनावपूर्ण नजर आता है। टीम के सदस्य चुपचाप बैठे हैं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वो एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं है। वो खुद को दिलासा दे रहे थे कि शायद ये कोई लोकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। ये तो बस
उस खौफनाक खेल की शुरुआत थी जो वो द्वीप उनके साथ खेलने वाला था। उस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण द्वीप नहीं है। ये एक जाल है, एक भूल भुलैया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और उस रात जब वो सो रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। टीम अब धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर रही थी कि मदद शायद इतनी जल्दी नहीं आएगी। उन्होंने अपने खाने पीने का सामान बचाना शुरू कर दिया और द्वीप पर ही जीवित रहने के तरीके खोजने लगे। लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली थीं। फुटेज के 8वें दिन की रात में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रात के करीब 2 बजे थे। आरव को किसी अजीब सी आवाज से नींद खुली। उसने अपना कैमरा उठाया और टेंट से बाहर निकला। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा आसमान एक अजीब नीले रंग की रोशनी से नहाया हुआ था। ये चांद की रोशनी नहीं थी, न ही ये किसी तारे की रोशनी थी। ये एक ऐसी अप्राकृतिक पल्स करती हुई रोशनी थी जो पूरे द्वीप को एक डरावने सपने जैसा बना रही थी। उस रोशनी के साथ एक धीमी गूंजने वाली आवाज भी आ रही थी, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों। आरव ने तुरंत सबको जगाया। डॉक्टर वर्मा, माया और रोहन जब बाहर आए तो वो भी उस नज़ारे को देखकर सन्न रह गए। माया, जो एक बायोलॉजिस्ट थी, ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये ऑरोरा बोरियालिस जैसा तो बिल्कुल नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो विज्ञान के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठता था। वो नीली रोशनी लगभग 15 मिनट तक आसमान में रही और फिर अचानक वैसे ही गायब हो गई जैसे आई थी। उसके जाते ही वो अजीब आवाज भी बंद हो गई और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद ये नीली रोशनी हर रात आने लगी, कभी 10 मिनट के लिए तो कभी आधे घंटे के लिए। टीम ने उस पर रिसर्च करने की कोशिश की। रोहन ने अपने उपकरणों से उस रोशनी की फ्रीक्वेंसी को मापने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे उपकरण उस दौरान पागल हो जाते थे। डॉक्टर वर्मा का मानना था कि द्वीप के नीचे शायद कोई ऐसा रेडियो एक्टिव मिनरल है जो रात में इस तरह की एनर्जी छोड़ता है, लेकिन उनके पास अपनी थ्योरी को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। वो नीली रोशनी अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसा हिस्सा जो उन्हें हर रात याद दिलाता था कि वो किसी अजीब और खतरनाक जगह पर कैद हैं। उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो इंसान को अपनी तरफ खींचता भी था और डराता भी था। फुटेज में साफ दिखता है कि टीम के सदस्य अब रात में सोने से डरने लगे थे। वो हर आहट पर चौंक जाते थे। उन्हें लगने लगा था कि वो द्वीप पर अकेले नहीं हैं। वो नीली रोशनी सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि किसी आने वाले खतरे का संकेत थी। एक ऐसा खतरा जो जल्द ही उनकी टीम के एक सदस्य को अपना पहला शिकार बनाने वाला था। लगभग 1 महीना बीत चुका था। टीम अब भी जीवित थी, लेकिन उनका मनोबल टूट रहा था। हर रात आने वाली नीली रोशनी और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न होना उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा था। खाना भी अब खत्म हो रहा था। अब वो द्वीप पर मिलने वाले फल और मछलियों पर निर्भर थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। फुटेज के 34वें दिन टीम ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो द्वीप के अंदरूनी हिस्सों की छानबीन करेंगे। शायद उन्हें कोई ऐसा ऊंचा पॉइंट मिल जाए जहां से सिग्नल मिल सके। रोहन, जो टेक एक्सपर्ट था, सबसे आगे था। उसने कुछ पोर्टेबल सेंसर्स बनाए थे जिन्हें वो सिग्नल की तलाश में अलग अलग जगहों पर लगा रहा था। दोपहर के वक्त रोहन एक सेंसर लगाने के लिए घने जंगल में गया। उसने कहा था कि वो बस 15-20 मिनट में लौट आएगा। 1 घंटा बीत गया, रोहन वापस नहीं आया। डॉक्टर वर्मा ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब टीम को चिंता होने लगी। उन्होंने रोहन को खोजना शुरू किया। वो उसी रास्ते पर गए जहां रोहन गया था। कुछ दूर जाने पर उन्हें वो सेंसर जमीन पर पड़ा मिला जिसे रोहन लगाने गया था, लेकिन रोहन वहां नहीं था। उन्होंने आसपास हर जगह खोजा, उसका नाम लेकर चिल्लाए, लेकिन जंगल के सन्नाटे के अलावा कोई आवाज नहीं आई। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां पर किसी भी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं था। न कोई पैरों के निशान, न कोई खून का धब्बा और न ही किसी जंगली जानवर के हमले का कोई सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन बस हवा में गायब हो गया हो। अगले 2 दिनों तक डॉक्टर वर्मा, माया और आरव पागलों की तरह रोहन को खोजते रहे।
वो दीप का चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। आरव की रिकॉर्डिंग में उन 2 दिनों का तनाव और बेबसी साफ झलकती है। माया रो रही है, डॉक्टर वर्मा खुद को दोष दे रहे हैं और आरव कांपते हाथों से कैमरा पकड़े हुए है। रोहन का गायब होना सिर्फ एक सदस्य का कम होना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि द्वीप पर कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है, एक ऐसा शिकारी जो बिना कोई निशान छोड़े अपना शिकार करता है। अब टीम के अंदर का डर पैरानोया में बदल गया था। उन्हें एक दूसरे पर शक होने लगा था। उन्हें हर परछाई में कोई खतरा नजर आने लगा था। वो जानते थे कि रोहन पहला था, लेकिन आखिरी नहीं। अब सवाल ये नहीं था कि क्या वो द्वीप से निकल पाएंगे, सवाल ये था कि अगला कौन होगा। रोहन के गायब होने के बाद टीम पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो सिर्फ 3 लोग बचे थे, डॉक्टर वर्मा, माया और आरव। उनका मिशन अब खोज नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहना था। दिन बीतते जा रहे थे और द्वीप का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। खाने की कमी की वजह से वो बेहद कमजोर हो चुके थे। फुटेज में पहली बार दिखता है कि वो जिंदा केकड़े और कीड़े खाने पर मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अगला दिन देख सके। लगभग 90वें दिन खाने की तलाश में वो द्वीप के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां वो पहले कभी नहीं आए थे। वहां उन्हें चट्टानों के बीच एक गुफा का मुहाना दिखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अंदर उन्हें पीने का साफ पानी या कोई कंदमूल मिल जाए। जब वो अपनी टॉर्च की रोशनी में अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो अविश्वसनीय था। गुफा की दीवारें और छत एक हरे और नीले रंग की काई जैसी चीज से ढकी हुई थी और वो काई खुद ब खुद चमक रही थी। पूरी गुफा एक रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रही थी। माया, जो एक बायोलॉजिस्ट थी, अपनी सारी परेशानी भूलकर उस चमकने वाली वनस्पति को देखने लगी। उसने कहा कि यह बायोल्यूमिनेसेंट एल्गी की कोई अज्ञात प्रजाति हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो गुफा में और अंदर गए, उनका उत्साह खौफ में बदल गया। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। वो किसी इंसानी भाषा या सभ्यता के प्रतीक नहीं लग रहे थे। वो निशान उन आकृतियों से मिलते जुलते थे जो हर रात नीली रोशनी के दौरान आसमान में बनती थी। और फिर उन्होंने वो देखा, गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिस्टल जैसा पत्थर था जो धड़कते हुए दिल की तरह चमक और बुझ रहा था। उससे वही धीमी गूंजने वाली आवाज आ रही थी जो वो हर रात नीली रोशनी के साथ सुनते थे। उन्हें एहसास हो गया कि द्वीप का सारा रहस्य इसी गुफा और इसी पत्थर से जुड़ा है। ये द्वीप कोई मैग्नेटिक विसंगति नहीं था, ये कुछ और था। ये शायद जिंदा था। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, माया उस पत्थर की ओर खींची चली गई जैसे कोई उसे सम्मोहित कर रहा हो। डॉक्टर वर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने उनकी एक ना सुनी। जैसे ही माया ने उस चमकते पत्थर को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली और गुफा में मौजूद सारी चमकने वाली वनस्पति एक साथ जल उठी। आरव का कैमरा तेज रोशनी से अंधा हो गया। जब कुछ सेकंड बाद रोशनी कम हुई तो पत्थर वहीं था, डॉक्टर वर्मा भी वहीं थे और आरव भी वहीं थे, लेकिन माया वहां नहीं थी। वो भी रोहन की तरह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। अब उस भूतिया टापू पर सिर्फ 2 इंसान बचे थे और वो जानते थे कि उनका अंत भी अब ज्यादा दूर नहीं है। माया के गायब होने के बाद कई महीने और बीत गए। अब द्वीप पर सिर्फ डॉक्टर वर्मा और कैमरामैन आरव बचे थे। वो अब किसी इंसान की परछाई जैसे लगते थे, कमजोर, डरे हुए और पूरी तरह से उम्मीद खो चुके। आरव का कैमरा ही अब उनका एकमात्र साथी था, एक ऐसा गवाह जो उनकी खौफनाक कहानी को रिकॉर्ड कर रहा था। फुटेज में अब ज्यादातर चुप्पी होती है या फिर डॉक्टर वर्मा की टूटी हुई आवाज में उनकी थ्योरीज। डॉक्टर वर्मा का मानना था कि यह द्वीप एक तरह का जीवित प्राणी है या शायद किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। वो नीली रोशनी और चमकता हुआ पत्थर एक तरह का एनर्जी सोर्स है जो इस जगह को चलाता है और ये इंसानों को अपनी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें एक एक कर सोख लेता है। और फिर आया 212वां दिन। उस दिन की सुबह से ही मौसम बहुत अजीब था। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक तनाव था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। डॉक्टर वर्मा ने आरव से कहा, आज रात ये हमें लेने आएगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उस दिन उन्होंने भागने या छिपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैमरे को एक चट्टान पर सेट कर दिया ताकि वो दोनों फ्रेम में आ सके। ये उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, दुनिया के लिए उनका आखिरी संदेश। डॉक्टर वर्मा ने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, मेरा नाम डॉक्टर समीर वर्मा है।
अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिलती है तो जान ले कि हम प्रोजेक्ट एबिस में नाकाम रहे। ये द्वीप कोई खजाना नहीं बल्कि एक कब्रगाह है। यहाँ कोई अनदेखी शक्ति है, एक शिकारी। ये हमें बुलाता है, अपनी रोशनी से हमें खींचता है और फिर मिटा देता है। हमने रोहन को खोया, फिर माया को, अब हमारी बारी है दुनिया को ये बताना कि इस जगह से दूर रहें, इसे हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दें। ये जगह शापित है। जैसे ही डॉक्टर वर्मा ने अपनी बात खत्म की, आसमान में वही नीली रोशनी जल उठी, लेकिन इस बार ये पहले से कई ज्यादा तेज और कई ज्यादा करीब थी। वो धीमी गूंज एक भयानक शोर में बदल गई। वीडियो में डॉक्टर वर्मा और आरव के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है। वो चीखना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज हलक में ही फंस गई है। नीली रोशनी अब आसमान से नीचे उतर रही थी, सीधा उनकी तरफ। आरव चिल्लाया, सर वो आ रहा है। वीडियो में दिखता है कि एक तेज रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है, फिर सिर्फ चीखने की आवाजें आती हैं। कैमरा जोर से हिलता है और जमीन पर गिर जाता है। लेंस पर मिट्टी लग जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रहती है। कुछ सेकंड तक सिर्फ उस भयानक गूंज और चीखों की आवाज आती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मौत जैसा सन्नाटा। कैमरा अगले कुछ घंटों तक बस जमीन और पत्तों को रिकॉर्ड करता रहता है जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। 8 महीने बाद अंडमान के तट पर कुछ मछुआरों को जाल में एक कैमरा फंसा हुआ मिला। वो कैमरा बुरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। जब एक्सपर्ट्स ने उस कार्ड से फुटेज को रिकवर किया तो उनके सामने प्रोजेक्ट एबिस की 212 दिनों की ये दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। फुटेज का आखिरी हिस्सा यानी 212वें दिन की वो रिकॉर्डिंग दुनिया भर में वायरल हो गई। जांच एजेंसियां हरकत में आईं। सैटेलाइट्स और खोजी विमानों ने उस इलाके के छानबीन की जहां डॉक्टर वर्मा की टीम गायब हुई थी, लेकिन उन्हें वहां पर ऐसा कोई द्वीप नहीं मिला जिसका जिक्र डॉक्टर वर्मा की रिकॉर्डिंग में था। उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मीलों तक फैला हुआ समंदर था। ना कोई द्वीप, ना कोई मलबा और ना ही उन 4 इंसानों का कोई नामो निशान। आधिकारिक तौर पर डॉक्टर समीर वर्मा और उनकी टीम को लापता घोषित कर दिया गया और ये मान लिया गया कि वो किसी समुद्री तूफान का शिकार हो गए थे। लेकिन वो लोग जो उस आखिरी फुटेज को देख चुके हैं, वो इस कहानी को मानने से इनकार करते हैं। आज भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। वो भूतिया टापू आखिर क्या था? क्या वो सच में एक जीवित प्राणी था या किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल? वो रहस्यमयी नीली रोशनी क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर वर्मा, माया, रोहन और आरव के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो मारे गए या उन्हें किसी ऐसी जगह पर ले जाया गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये कैमरा और इसकी रिकॉर्डिंग ही उनकी कहानी का एकमात्र सबूत है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते और कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये सब किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा था या उस द्वीप पर वाकई कोई अलौकिक शक्ति मौजूद थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।